जय हिंद। आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग गणित की एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लास करने वाले हैं। गणित की जो फार्मूला बेसिस क्लास है वो आज हम लोग करने वाले हैं। इसके जो क्वेश्चन है उसको हम अगली क्लास में करेंगे। देखिए, जब तक हम लोगों को फार्मूला समझ में नहीं आएगा तब तक हम सवाल को नहीं बना पाएंगे। तो आज हम लोग फार्मूला को देखिए बनाते कैसे हैं ये समझेंगे। या तो अपने आप हो ही जाएंगे रट्टा मारने से, आप फिर फार्मूलों को सही जगह रख नहीं पाएंगे सवाल में। तो रटना नहीं है, फार्मूला किस हिसाब से बना है अगर ये समझ गए हैं तो फिर सवाल में हम लोग फार्मूला को किस सवाल में कौन सा फार्मूला लगेगा ये हमें पता चल जाएगा। अगर रट के करेंगे तो फिर पता नहीं चलेगा। तो चलिए, आज का जो हमारा एजेंडा है वो यही है कि फार्मूलों को कैसे बनाएं। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशन फन 2 में। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री टेबल लिखी है क्या? चलो इसे भी याद कर लेते हैं यार, क्या दिक्कत है। तो देखिए, ये टेबल को याद करना बहुत इजी है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में अगर आपको साइन, अरे यार ये अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, याद कर लेते हैं जल्दी से, काम तो आएगा ही किसी न किसी क्लास में। देखिए, आपको केवल साइन थीटा की वैल्यू याद रखनी है। साइन थीटा की वैल्यू अगर आपको याद है तो आप कास, टैन, काट से कासेक सब की याद कर लेंगे। देखिए कैसे, साइन 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, इतना केवल याद रख लीजिए आप और सारी वैल्यू अपने आप बन जाएगी। देखिए, साइन की अगर याद है तो कॉस की अगर बनाना है तो इसका उल्टा कर दीजिए। यहाँ से 90 है तो 1 √3/2, यहाँ से यहाँ ले आइए, इधर से इधर, फिर यहाँ से इसको इसका इधर लिख दीजिए, 0 इधर लिख दीजिए। अब देखिए टैन की कैसे याद करनी है हम लोगों को। टैन, देखिए इसको थोड़ा हिस्ट्री समझ लेते हैं। टैन थीटा बराबर होता है P/B, यानी लंब बटे आधार, और ये बराबर होता है साइन थीटा हम यहाँ लिख देते हैं अपान कास थीटा के। इसके भी बराबर होता है। कैसे देखिए, साइन थीटा का मान होता है P/H और कॉस थीटा का मान होता है B/H। जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो इसको बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या है ये। देखिए, साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, कास थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। अब इसको देखिए भाग देंगे तो ये कट जाएगा तो बचेगा P/B, जो कि टैन थीटा होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका अगर हम भाग दे देते हैं इसमें तो हमें टैन थीटा की वैल्यू निकल आएगी। देखिए, अगर 1 का भाग 0 में देंगे तो 0, इसका इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा। इसका पूरे में इसमें भाग देंगे तो केवल 1 बचेगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 बढ़ेगा। 0 का भाग 1 में देंगे तो इन्फिनिटी होगा, अनंत। ठीक है। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा टैन का उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट। यहाँ से अनंत इधर लाओ, ये √3 को यहाँ लाओ, 1 को 1 1/√3 और 0 यहाँ। सेक थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। देखिए 1, इसको 2 है, 2 पलट दो, 2/√3 और √2 और 2 और 0 का उल्टा इन्फिनिटी हो जाएगा। कॉस सेक थीटा साइन थीटा का उल्टा, 0 का उल्टा अनंत, 1/2 का उल्टा 2 और 1/√2 का उल्टा √2 और √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1 होता है। तो काफ़ी आसान है ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करना। अब हम लोग चलते हैं अपने क्लास में। जो हमारा आप लोग थंबनेल देख लिए, हम लोग 2 फार्मूले भर याद रखेंगे और उससे लगभग जो आज आप थंबनेल देखे हैं, जितनी थंबनेल में आकृतियाँ दिखें उसमें से सारे फार्मूले हम लोग बना लेंगे। वृत्त में आपको 2 फार्मूले आप लोग पढ़े होंगे और याद भी होंगे आपको। वृत्त की परिधि यानी परिमाप भी कहते हैं, इसका फार्मूला होता है 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल। केवल यही 2 फार्मूले आपको केवल याद हों तो लगभग हम लोग बहुत सारे फार्मूले इनमें से बना लेंगे। πr²। थोड़ी सी बात कर लेते हैं परिधि और क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए, परिधि क्या होता है? परिधि का मतलब किसी भी आकार की आकृति हो उसकी सभी भुजाओं का योग उसकी परिधि कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, त्रिभुज की अगर हमें परिधि चाहिए तो इन सभी भुजाओं का योग कर दिया जाता है। और यहीं अगर बात करें क्षेत्रफल की क्या होती है, तो इस त्रिभुज के द्वारा जितना एरिया कवर किया गया है, जितना एरिया मतलब जितनी जगह ढकी गई है वो इसका क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे इसको समझते हैं और सही से देखिए क्या मतलब है। जैसे मेरे पास ये बुक है, इस बुक की अगर परिधि की बात की जाए तो इसकी जितनी भी साइड की भुजाएं हैं सबका योग होगा परिधि के बराबर। और इस बुक द्वारा यहाँ इस बोर्ड को अगर यहाँ रख दिया,
इसके द्वारा जितनी जगह घेरी गई है वो उसका क्षेत्रफल होगा। तो आई होप आप लोग परिधि और क्षेत्रफल समझ पाए होंगे। आप लोगों को केवल यही 2 फार्मूले याद रखने हैं और इसमें से हम लोग देखिए फार्मूला बनाना शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं, देखिए वृत्त की परिधि का सूत्र हो गया 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल हो गया πr²। अब यहीं से एक और पूछता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, देखिए पूरे वृत्त का πr² होता है, अर्धवृत्त का इसमें 2 का भाग दे देंगे तो πr²/2 हो जाएगा, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब होता है अर्धवृत्त की परिधि। पूरे वृत्त की परिधि का सूत्र जो होता है हम लोगों ने पढ़ा है 2πr होता है परिधि, 2πr, इसमें 2 का भाग दे देंगे तो πr बचेगा। अब आपके यहीं पास कंफ्यूज हो जाएंगे आप, जबकि ये गलत है। अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र केवल πr नहीं होता है। देखिए समझिए ध्यान से, हमने पूरा वृत्त बनाया इस तरह, और जो वृत्त का सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्यास होती है। व्यास ही वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देती है। अगर हमसे अर्धवृत्त की बात किया, अर्धवृत्त की परिधि की, तो ये पूरे की 2πr होती है, यानी πr ये जब अर्धवृत्त कहेगा तो इतना ना केवल निकल रहा πr, हमको ये भी तो जोड़ना पड़ेगा, ये पूरा व्यास भी तो जोड़ना पड़ेगा। तो अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र हो जाएगा πr + d, या d की जगह हम लिख सकते हैं πr + 2r। अब देखिए इसमें से हम लोग r कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा पाई और प्लस में r, यहाँ प्लस है। तो आप लोग समझ पाए होंगे अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र r + r अंडर वो ब्रैकेट में पाई + r हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं बेलन की। बेलन से बनने वाले जितने भी सूत्र हैं उनको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए बेलन क्या होता है। बेलन एक प्रकार से कई वृत्तों को जब आपस में इस तरह करके जोड़ दिया जाता है तो उसी से वृत्तों के समूह से बेलन तैयार हो जाता है। तो बेलन का हम लोग इसमें जो सूत्र जितने भी इसमें से सवाल पूछे जाते हैं, या तो इसका आयतन पूछेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल से, या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से इसमें से पूछता है। पहले हम पढ़ रहे हैं ठोस बेलन है, ये ठोस बेलन, ठीक है, ठोस बेलन पढ़ेंगे पहले, फिर इसके बाद खोखला बेलन पढ़ेंगे। देखिए इसमें से हम लोग फार्मूला बनाते हैं। पहले बेलन का आयतन समझते हैं। आयतन का क्या मतलब होता है? देखिए आयतन का मतलब होता है कि वो उस चीज़ में कितनी चीज़ आ जाएगी, या उस चीज़ को बनाने में कितना चीज़ लगा है, उसको आयतन कहते हैं। जैसे गिलास है, गिलास का अगर आयतन पूछेगा तो गिलास में कितना ज़्यादा पानी आ जाएगा तो वो पानी आयतन के बराबर होगा। या कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं कि किसी चीज़ को पिघलाकर ये नई चीज़ बनाई गई है, तो पिघलाकर जो बनाया गया है उतना जो मटेरियल लगा है वो उसके आयतन के बराबर होगा। आई होप आप आयतन समझ पाए होंगे। तो बेलन का आयतन हम लोग बनाते हैं। देखिए क्या होता है बेलन का आयतन। बेलन हमारा इस टाइप का होता है, इस टाइप का है। ये कई सारे वृत्तों का समूह होता है। आप लोग ने एक बार सीरियल में कभी कभी देखे होंगे कि क्या अंगद जी थे, शायद अंगद जी थे, जब एक बार अपनी पूंछ को इस तरह गुरमेट के ऊपर बैठ गए थे, तो जो बेलन बना है वो बेलन ही तो था कई सारे वृत्तों के समूह से। तो इसमें ये वाली माप हाइट हो जाती है और नीचे एक बेलन बन रहा है। आयतन में क्या होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल वाला फार्मूला काम करेगा। वृत्त का क्षेत्रफल जैसे इतनी जगह इसमें घेरा है तो इतना ज़्यादा बनाने में इसमें कितनी ज़्यादा हवा भरी होगी या कितना ज़्यादा पानी भरा होगा, वही तो आयतन होगा इसका। तो हमारा वृत्त का जो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr² होता है। अगर हम इसमें h यानी जितनी इसकी हाइट है उसका मल्टीप्लाई कर दें तो ये बेलन के आयतन का फार्मूला बन जाएगा। आयतन की जो मात्रक होता है वो घन इकाई में होता है, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारा तैयार हो गया πr² यानी वृत्त की क्षेत्रफल से फार्मूला वाला, और हाइट से गुणा कर देंगे तो आयतन मिल जाएगा हमें। अब हम देखते हैं ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ में क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ,
वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आप समझ जाना। देखिए वक्रपृष्ठ में क्या होता है कि कोई बेलन है, बेलन का जो ऊपरी वाला भाग और नीचे वाला भाग, या कह सकते हैं छतरी और पेंदा को छोड़ दिया जाता है। यानी कि देखिए ये h है, अगर हम मान लीजिए इसमें का अगर वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो वक्रपृष्ठ में इस नीचे वाले भाग को और ये ऊपर वाले भाग को छोड़ दिया जाता है। बाकी आप जहाँ जहाँ इस चीज़ को रंग सकें, यानी कि जितनी भी बाउंड्री बची है इधर इधर की, वो सारा कुछ आपका वक्रपृष्ठ के अंतर्गत आता है। यानी इसको छोड़ दिया जाता है, अंदर का भाग छोड़ा जाता है, इसको लिया जाता है वक्रपृष्ठ में, याद रखिए अंदर का भाग छोड़ दिया जाता है। देखिए क्या होता है, जैसे आप समझिए ध्यान से, ये मार्कर है, मार्कर का अगर हमें वक्रपृष्ठ निकालना है तो वक्रपृष्ठ में इसका जो ऊपर वाला भाग है और नीचे वाला भाग है, इन दोनों को यहाँ का छोड़ दिया जाएगा। बाकी शेष भाग जहाँ जहाँ आप पेंट कर सकें उसको आप रंग दीजिए, वही आपका वक्रपृष्ठ हो जाता है। तो देखिए क्या होता है, ये एक प्रकार से परिधि है वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। अगर आप इसमें h का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बन जाएगा। यहीं पास संपूर्ण पृष्ठ का बना लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है कि हम लोग वक्रपृष्ठ को तो लेते ही हैं, साथ में जो हम लोगों ने पहले वक्रपृष्ठ में छोड़ दिया था, छतरी और पेंदा को छोड़ दिए थे, उसको भी कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि 2πrh प्लस, देखिए नीचे भी एक वृत्त बन रहा है, ऊपर भी एक वृत्त बन रहा है, इसका भी क्षेत्रफल हम लोग जोड़ देते हैं तो 2πr², ये भी जुड़ जाएगा। एक वृत्त का πr², दो वृत्त बन रहे हैं तो दो का गुणा करा दिए 2πr²। इसमें से देखिए कॉमन ले लेते हैं, 2πr दोनों में कॉमन मिल गया, अंतर बचा h प्लस r, ये वर्ग इकाई, ये इसका संपूर्ण पृष्ठ बन गया। आप चाहें तो केवल इतना भी लिख सकते हैं, फार्मूला इतना भी याद रखेंगे तो भी सवाल में कोई ज़्यादा आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या कॉमन लेकर आप इसको और सरल कर सकते हैं। तो बेलन में हम लोगों ने ठोस बेलन देख लिया है, अब खोखला बेलन देखते हैं। चलिए अब खोखला बेलन देखते हैं। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा झंझट होता है इसमें, क्योंकि दो त्रिज्याएँ आ जाती हैं, तो इसमें के फार्मूले याद करना भी बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन हम लोग बनाना सीख रहे हैं तो कोई कठिन नहीं है। देखिए क्या होता है, खोखला बेलन में हमें दो त्रिज्याओं का सामना करना पड़ेगा। एक अंदर छोटी वाली त्रिज्या बनेगी, एक बाहर बड़ी वाली त्रिज्या बनेगी। एक ये त्रिज्या होगी, एक ये त्रिज्या होगी, एक ये त्रिज्या होगी, एक ये बड़ी वाली त्रिज्या होगी। ठीक है, देखिए इसमें क्या आयतन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, आप सोचिए ज़रा। आयतन में हम लोगों ने बात किया था कि देखिए इसमें दो बेलन बने होंगे, एक यहाँ बना होगा जो छोटा वाला, मतलब एक अंदर, मतलब कोई खोखला की चीज़ क्या होता है कि ये मान लीजिए अगर खोखला मार्कर होता तो इसमें से खोखला ही है, अंदर इंक जो भरी होगी उसका भी कुछ एरिया हो, वो सॉरी उसकी भी कुछ त्रिज्या होगी, तो दोनों दो वृत्त इस तरह में दो बेलन बन जाएंगे अंदर। तो देखिए क्या होगा, हम लोग कैसे इसका आयतन निकाल सकते हैं, ज़रा सोचिए। देखिए हम लोग ये इसमें का आयतन निकाल कर और इस बड़े वाले बेलन का आयतन निकाल कर अगर घटा दें तो यहाँ वाला पार्ट बचेगा, इसी को हम लोग आयतन में शामिल करेंगे और वही आयतन के बराबर होगा, क्योंकि हम लोग धातु तो यहीं लगी होगी ना, यहाँ हवा में थोड़ा ना बना होगा। तो हम लोग यहाँ से समझते हैं। देखिए बड़े वाले बेलन के लिए हम लोग आयतन का सूत्र लगाते हैं πr²h। ठीक है, ये बड़ी वाली त्रिज्या के लिए है, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे πr²h, यानी छोटी वाली त्रिज्या के लिए, ये यहाँ से एक। अब देखिए यहाँ पास से हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो πh दोनों में कॉमन है तो πh कॉमन मिल गया, r² अंदर बचा कैपिटल R² और स्मॉल r²। ये हम लोगों का बन जाता है खोखला बेलन का सूत्र, आयतन का है ये सूत्र। ठीक है, इसको आप और सरल कर सकते हैं, या तो πh लिख दीजिए, a² माइनस b² से आपने पढ़ा होगा तो r प्लस r, एक कोष्ठक में r माइनस r भी लिख सकते हैं, ऐसे भी सही है। ठीक है, तो आप लोग आयतन वाला समझ गए होंगे। अब देखिए इसका वक्रपृष्ठ कैसे निकालेंगे। वक्रपृष्ठ तो आसान होता है, कुछ नहीं करना, आयतन में बड़ी वाली त्रिज्या से एक बार बड़े वाले बेलन से और छोटे वाले बेलन का
आयतन से माइनस कर देना तो खोखले बेलन का आयतन निकल आएगा। देखिए अब क्या आप समझते हैं, वक्र पृष्ठ खोखले बेलन का, ठीक है। इसका वक्र पृष्ठ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? देखिए एक दो इसमें दो बेलन बन रहे हैं, एक छोटी एक बड़ी त्रिज्या वाली की। हम इस वाले का वक्र पृष्ठ और उस वाले वक्र पृष्ठ का दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो हमारा खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ टोटल निकल आएगा। यानी एक बार हम लोग बड़े वाले बेलन के लिए वक्र पृष्ठ लगाते हैं, यानी 2 पाई कैपिटल RH प्लस हाइट तो दोनों की सेम ही रहेगी ना, चाहे ये वाला हो चाहे वो वाला हो। तो एक बार 2 पाई RH केवल त्रिज्या बदलेगी, और एक बार 2 पाई स्मॉल और h, इसमें से 2 पाई h कॉमन है, 2 पाई h कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में r प्लस r बचेगा, ठीक है। ये वक्र पृष्ठ का फार्मूला। अब हम लोग देखते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ में होगा यहाँ अंदर वाला भाग भी जुड़ेगा, छतरी और पेंदा छोड़ देते हैं, अंदर वाला भाग भी जोड़ना पड़ेगा हमें। तो अंदर वाले भाग में आप देखिए यहाँ पास समझिए ध्यान से संपूर्ण पृष्ठ में हम लोग क्या करेंगे, इस बड़ी वाली त्रिज्या से, यानी बड़ी वाली त्रिज्या के क्षेत्रफल से इस वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो यहाँ ये वाला पार्ट होगा, ये वाला यहाँ हम लोग पेंट करेंगे, क्योंकि हवा में तो पेंट करेंगे नहीं ना, मतलब कि हवा में थोड़ो ना पेंट करेंगे। यहाँ खोखला बेलन बचा है, यहाँ जैसे देखिए हम लोगों ने सवाल पढ़ा था वृत्त में कि एक वृत्त है, मान लीजिए वृत्त है, इसके मान लीजिए बाहर से कोई बाउंड्री उठवानी है, तो हम लोगों को यहाँ का क्षेत्रफल पूछेगा यहाँ का, तो हम लोग कैसे निकालते थे, इस बड़ी वाली त्रिज्या से इस छोटी वाली त्रिज्या को घटा देते थे तो इतना बचता था। सेम वही काम हमको यहाँ भी करना है, बड़ी वाली त्रिज्या से यानी 2 पाई r² से माइनस कर देना है छोटी वाली त्रिज्या का क्षेत्रफल, इतना माइनस करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या कर, आप लोग समझिए, यहाँ से 2 ना लिखें, सबसे पहले पाई r² लिखें, पाई r² माइनस पाई r², ठीक है। पाई कॉमन ले लीजिए, r² माइनस r², दो वृत्त बनेंगे, ये नीचे वाले वृत्त का है, ऊपर लगा दीजिए 2 पाई। तो अब देखिए ये वाला वक्र पृष्ठ आया था और ये नीचे से दोनों का आ गया है, दोनों को जोड़ देते हैं, 2 पाई h r प्लस r प्लस कर देते हैं 2 पाई r² माइनस r²। ये हो जाता है बेलन का, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। आप इसमें से कॉमन ले भी सकते हैं, लेकिन आप यहाँ भी रखेंगे तो मामला ठीक होगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक आकृति और पढ़ लेते हैं शंकु के बारे में। देखिए शंकु के में भी कोई खास झमेला नहीं है, इसमें भी आसान ही आसान है। शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, इससे ही क्वेश्चन पूछता है, यही फार्मूले होते हैं, ठीक है। देखिए शंकु ऐसी आकृति होती है, एक ट्रायंगल का शेप रहेगा, नीचे एक वृत्त बना रहेगा, ये वृत्त का सेंटर होगा, ये त्रिज्या होगी यहाँ पास से, और ये h होती है, ये l होता है, ये r होती है वृत्त की त्रिज्या, ये तिर्यक ऊंचाई होती है और ये h होता है। यहाँ 90 डिग्री एंगल बनता है और समकोण त्रिभुज होता है। यहाँ पास आपकी पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आप शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला निकाल सकते हैं। देखिए ये इसमें कर्ण का काम करेगी, l जो होगी, तो हम लोगों ने पाइथागोरस में पढ़ा है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के होता है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं l बराबर, इधर देखिए वर्ग में, इधर अंडर रूट में जाएगा, तो अंडर रूट h² प्लस r², ये तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला बन जाता है। अब देखिए इसमें से हम लोग आयतन कैसे निकालते हैं, शंकु का आयतन, वो भी सरल है। सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हम लोगों ने बेलन का आयतन पढ़ा है, तो बेलन के आयतन से ही शंकु का आयतन निकलता है। देखिए शंकु का आयतन, बेलन का आयतन हम लोगों ने पढ़ा था कि बेलन का आयतन जो होता है वो पाई r² h होता है। जो शंकु का आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। यानी इसी में अगर ऐसे एक शंकु बनेगा तो ये जो शंकु बना है ये पूरे बेलन के आयतन का 1/3 होगा। यानी अगर इसमें 3 का भाग दे देंगे तो ये शंकु का आयतन हो जाएगा, घन इकाई मात्रक रहेगा, ठीक है। ये आयतन हो गया। अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ समझ लेते हैं। आप लोग फार्मूला बनाने की खूब प्रैक्टिस कीजिए, आराम से सारी चीज़ें आसान लगने लगेंगी। अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा।
वक्र पृष्ठ हम लोग जानते हैं पाई आर एल होता है। पाई आर एल देखिए शंकु ऐसे इसको समझाने के लिए बनाए थे आपको, शंकु ऐसे ही होता है। पाई आर एल इसका वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ में नीचे वाला भी जुड़ जाएगा, तो पाई आर एल एक वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर दोनों में कॉमन मिल जाएगा, इधर से पाई आर ख़त्म, एक आर बचेगा, तो एल प्लस आर, ये इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है। आप लोग समझ पाए होंगे। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग छिन्नक पढ़ेंगे, गोला पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास।